फीलिंग फॉर माई एक्स डॉटर चैप्टर 38। अब तक आपने सुना रिया और अयान जंगल में फंस जाते हैं और वहाँ से बाहर निकलने के लिए रास्ता तलाशते हैं। अब आगे। रिया की आंखें कांप गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी उंगलियां उसकी शर्ट के कॉलर को छूती रही। रिया, अयान की आवाज़ अब और भी धीमी थी। अगर तुम कहो तो मैं खुद को यहीं रोक दूंगा। रिया ने नज़रें उठाई। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उससे ज़्यादा था यकीन। मैं कुछ कहूँ उससे पहले ही तुम सब समझ लेते हो ना? उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। नहीं, अयान बोला, मैं सिर्फ महसूस करता हूँ। समझना तो तुम्हारी नज़रों का काम है। वह कुछ कहती उससे पहले ही अयान ने उसकी उंगलियों को अपने हाथों में ले लिया और बस इतना ही कहा, जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे पास आ रहा है तो डरना मत। शायद वह इंसान तुम्हारा तुम्हारा अपना ही होगा। प्रिया की सांसें थम गई। दूसरी तरफ आर्या बेचैनी से राजवीर की तरफ देख रही थी। उसने घबराई हुई आवाज़ में कहा, राजवीर चाचू, मुझे बहुत डर लग रहा है। और रिया और चाचू, वो दोनों ठीक तो होंगे ना? राजवीर ने मुस्कुराते हुए आर्या की आंखों में देखा और कहा, डोंट वरी आर्या, दोनों सेफ होंगे। तुम प्लीज़ परेशान मत हो और मेरा मानना है कि हमें अभी घर चलना चाहिए। सायरा ने उसकी बात बीच में काट दी और झुंझला कर बोली, घर? तुम घर जाने की बात कर रहे हो? कैसे कर सकते हो राजवीर? जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाता कि अयान ठीक है या नहीं, हम ऐसे नहीं जा सकते। उस लड़की की वजह से अयान की जान भी खतरे में है। आर्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने सायरा की तरफ घूरते हुए कहा, बस करो सायरा, तुम्हें रिया से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? हर बार उसी पर इल्ज़ाम क्यों? इस वक्त चाचू नहीं है, रिया की जान खतरे में है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? आर्या की बात सुनकर सायरा की आंखों में गुस्सा तड़कने लगा। वो उसकी तरफ देखकर बोली, हाँ तो जो कुछ हुआ है सब उसकी वजह से हुआ है, उसकी ही गलती है। इतनी रात को अकेली जंगल में जाने की ज़रूरत क्या थी? क्या उसके अंदर इतना भी कॉमन सेंस नहीं है? अब उसी के चलते अयान भी गायब है। किसी को कुछ पता नहीं है वो ठीक है या नहीं। आयरा के सायरा के लहजे में सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि ताना भी था। लेकिन आर्या अब बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं थी। उसने उसकी तरफ घूरते हुए कहा, तुम्हें मेरे चाचू की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, समझी? मैं हूं ना उनके लिए, मेरी फिक्र ही काफ़ी है उनके लिए। और वैसे भी तुम कौन हो? एक बिजनेस फ्रेंड की बेटी ना, तो उस दायरे में ही रहो। फ्रेंड की बेटी की तरह बिहेव करो। ये गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग मत करो और बीवी बनने के सपने तो मत ही देखना, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी अपने चाचू की तरफ देखने भी नहीं दूंगी। आर्या की आवाज़ अब सख्त हो चुकी थी। सायरा पल भर के लिए चुप रह गई, जिससे उसे यकीन नहीं हो रहा था आर्या इतनी स्ट्रांगली बोल रही है। लेकिन आर्या की आंखों में उस वक्त सिर्फ एक ही बात साफ दिख रही थी, वो अपने चाचू के लिए किसी को भी लाइन क्रॉस नहीं करने देगी। आर्या की तीखी बातें सुनकर सायरा का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा तो था, साथ ही एक झलक बेइज्जती की भी थी, जो उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। दोनों एक दूसरे को इस तरह देख रही थी जैसे अभी कोई बड़ा झगड़ा हो जाएगा। तभी राजवीर तेज़ी से उनके बीच आया और दोनों के बीच खड़ा हो गया। बस करो तुम दोनों, उसने कड़क आवाज़ में कहा। आर्या और सायरा दोनों चुप हो गई, लेकिन उनकी आंखों में अब भी गुस्सा से भरी थी। राजवीर ने पहले आर्या की तरफ देखा और बोला, आर्या, तुम्हें पता है ना, इस वक्त हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि ऐसे लड़ाई। मैं जानता हूँ तुम अपने चाचू के लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो, लेकिन इस वक्त बहस से कुछ नहीं होगा। फिर उसने सायरा की तरफ देखा, और सायरा, तुम्हारे गुस्से से में जो फ़िक्र छुपी है वो मैं समझता हूँ, पर ये वक्त किसी को ब्लेम करने का नहीं है। अगर रिया ने कोई रिस्क लिया भी था तो शायद अयान को बचाने के लिए ही होगा। हमें सिचुएशन को समझना पड़ेगा, ना कि एक दूसरे पर चिल्लाना। सायरा ने मुंह फेर लिया, लेकिन कुछ नहीं बोली। राजवीर ने गहरी सांस ली और शांत लहजे में कहा, सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि अयान और रिया कहाँ हैं। जब तक वो सेफ नहीं मिल जाते, हम एक मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकते। आर्या ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब भी चिंता थी, लेकिन राजवीर की बातों ने उसे थोड़ा शांत किया। सायरा ने भी बस इतना कहा, फाइन, लेकिन अगर कुछ हुआ ना तो मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी।
राजवीर ने दोनों की तरफ देखा और बोला, लेट्स फोकस ऑन फाइंडिंग देम फर्स्ट। उसके बाद जो कहना है कह लेना। दूसरी तरफ घना जंगल था। पेड़ों के बीच से अयान एक टॉर्च लेकर आगे बढ़ रहा था और रिया उसके पीछे पीछे चल रही थी। उसके कपड़े मिट्टी से सने थे और सांसें तेज चल रही थी। बस रिया, थोड़ा और चलते हैं, मुझे लगता है कि पीछे वाली पहाड़ी के पास कोई रास्ता मिलेगा, अयान ने कहा। उसकी आवाज़ में थकान थी और हिम्मत दोनों थी। रिया ने हाँफते हुए पूछा, क्या हम बच जाएंगे? अयान ने रुक कर उसकी तरफ देखा। मैंने वादा किया है ना, कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने के लिए कदम रखा, सामने से कुछ टॉर्च की लाइटें उन पर पड़ी। कुछ गांव वाले हाथों में लाठी और भाले लिए खड़े थे। वो देखो, यही है बाहर वाले, किसी ने चिल्लाया। अयान रिया का हाथ पकड़ते हुए पीछे मुड़ा। समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये लोग हैं कौन। पलक झपकाते ही 4-5 गांव वाले उनके सामने आ गए और अयान को जोर से पकड़ लिया। छोड़ो उसे, रिया चीखी। बाहर वालों को हमारे गांव में नहीं घुसने देते। अब तुम लोग हमारे नियमों के हिसाब से जियोगे, एक गांव वाला गुर्राया। दूसरी तरफ राजवीर, आर्या और सायरा जंगल के उस हिस्से में थे जहां आखिरी बार रिया और अयान की लोकेशन ट्रैक हुई थी। चारों तरफ घना जंगल था और हवा में अजीब सी खामोशी। अचानक एक बूढ़ा आदमी जो वहीं पास के गांव से लग रहा था उसकी तरफ भागते हुए आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा बुरी तरह घबराया हुआ था। बाबूजी, वापस चले जाओ, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं, वो हाँफते हुए बोला। राजवीर ने उसका रास्ता रोकते हुए पूछा, क्यों, क्या खतरा है? उसने डरते हुए जंगल की गहराई की ओर इशारा किया। वो लोग, गांव के कुछ लोग पागल हो चुके हैं, वो भी बाहर से आता है, उसे पकड़ के बंदी बना लेते हैं, कहते हैं बाहर वालों से हमारा नुकसान होता है। आर्या की आंखें चौड़ी हो गई। रिया और अयहान चाचू, बूढ़ा कांपती हुई आवाज में बोला। अगर वो यहीं कहीं है तो वो अब तक उनके हाथ लग चुके होंगे। दूसरी तरफ रिया डर के मारे अयान का हाथ कसकर पकड़ चुकी थी। उसकी उंगलियां अयान की कलाइयों में धंसी जा रही थी, लेकिन अयान का ध्यान सिर्फ उनके सामने खड़े जंगलवासियों पर था। वह पूरी तरह सीना ताने खड़ा था। उसकी आंखों में आंखें डालकर बिना एक पल झिझके बोला, कौन सा रूल, कैसी रेगुलेशन, हम नहीं मानते तुम्हारे बनाए हुए किसी भी डरावने नियम को। और सबसे बड़ी बात, हम तो तुम्हारे गांव में घुसने भी नहीं आए थे, हम तो बस इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। अब हटो यहाँ से, वरना अंजाम तुम्हारी सोच से भी भयानक होगा। उसकी आवाज़ इतनी सख्त थी, कुछ देर के लिए गांव वाले भी हिचकिचा गए। रिया कांप रही थी, लेकिन उसकी नज़रें अयान के चेहरे से नहीं हटी। उसे उस पल अयान में एक योद्धा नजर आ रहा था। गांव का एक बुजुर्ग थोड़ा आगे आया और बोला, बेटा, तुम्हारी बहादुरी पर शक नहीं है हमें, लेकिन ये जंगल तुम्हारा नहीं है। यहाँ हर पेड़, हर छाया हमारी बात सुनती है, और बाहर वालों का क्या होता है वो तुम अभी देखोगे। अयान ने जवाब में एक कदम और आगे बढ़ाया। तो फिर देख लो किसके उसूल भारी पड़ते हैं, तुम्हारे डर वाले या मेरे जज्बे वाले। गांव वाले बुजुर्ग की बात सुनकर अयान के चारों तरफ खड़े हो लोगों को घूरते हुए देखा। उसकी आवाज़ अब और सख्त हो चुकी थी। डर तो तुम्हारी आंखों में साफ दिख रहा है। हम किसी के गांव में नहीं घुसे थे, हम तो बस रास्ता ढूंढ रहे थे और बाहर निकलने का। लेकिन अब अगर तुम लोग हटोगे नहीं तो जो होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अयान के तेवर देख गांव वालों में हलचल मच गई। तभी एक नौजवान लड़का गुस्से में लाठी लेकर उसकी तरफ बढ़ा। बहुत बातें कर ली तूने, अब मर्द बन के दिखा। अयान ने रिया का हाथ धीरे से पीछे किया और खुद आगे बढ़ा। तुम जैसे कितनों को देखा है मैंने, आजा देखता हूँ कितना दम है तुझ में। जैसे ही वो लड़का लाठी लेकर झपटा, अयान ने झट से उसकी लाठी पकड़ ली और एक जोरदार झटका देकर उसे ज़मीन पर गिरा दिया। रिया डर के मारे कांपने लगी और जल्दी से बोली, अयान, संभल के। बुजुर्ग ने
बुजुर्ग गुस्से से चीख पड़ा, बाहर वाला हमारे लोगों पर हाथ उठाएगा, अब ये जंगल तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। अयान ने आंखें तरेरते हुए कहा, अगर मैं गिरा तो याद रखना तुम्हारा ये जंगल भी कभी चैन से नहीं रहेगा। गांव वाले अब चारों तरफ से अयान और रिया को घेरने लगे। टॉर्च की रोशनी अयान के चेहरे पर पड़ रही थी। रिया उसके पीछे खड़ी थी, डरी हुई, लेकिन अब भी उसकी नज़रों में सिर्फ एक नाम था, अयान। गांव वाले धीरे धीरे उन्हें चारों तरफ से घेर चुके थे। हर किसी के हाथ में या तो लाठी थी या कोई नुकीला औजार। अयान अब भी रिया को अपने पीछे रखे हुए था, लेकिन उसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। अयान और गांव वालों के बीच तनाव और भी बढ़ चुका था। जैसे जैसे गांव वाले करीब आते गए, अयान का गुस्सा और भी बढ़ता जा रहा था। वह पूरी तरह से तैयार था कि अगर लड़ाई हुई तो वह पीछे नहीं हटेगा। रिया अब भी कांपती हुई उसकी पीठ के पीछे छिपी थी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन अयान के भीतर का जज्बा उसे थोड़ा सा भरोसा दे रहा था। तभी अचानक से एक आवाज़ आई, रुको, ये क्या कर रहे हो तुम लोग। गांव में एक और बुजुर्ग था जो पहले से काफी शांत और समझदार दिखाई दे रहा था। सामने आकर खड़े हो गए। उनका चेहरा गंभीर था और उनके साथ कुछ और लोग भी थे जो हाथों में पानी की बोतल और कुछ खाद्य सामग्री पकड़े हुए थे। यह बुजुर्ग सबसे उम्रदराज था और गांव में उसका बड़ा सम्मान था। चाचा जी, एक और आदमी ने घबराते हुए कहा, ये बाहर वाले हमारे गांव में घुस रहे हैं, हमें रोकना ही पड़ेगा। चाचा जी ने उन्हें शांत कराते हुए कहा, तुम सब शांत रहो, तुम जानते हो लड़ाई से कभी कोई हल नहीं निकला। ये लड़ाई नहीं, समझदारी से काम लेना है। फिर उन्होंने अयान की तरफ देखा और धीरे से बोले, बेटा, तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूँ, लेकिन तुमने जो कहा वो भी सच है। तुम लोग बस रास्ता ढूंढ रहे थे। ये जंगल गांव वालों के लिए कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या तुम सच में चाहते हो हम सब यहाँ लड़ाई लड़े? अयान ने गहरी नज़रों से उन्हें घूरते हुए कहा, हम कोई लड़ाई नहीं चाहते, पर ये लोग हमें जाने नहीं दे रहे। तभी रिया ने अयान की बातों को बीच में काटते हुए कहा, आप चुप रहिए, हमेशा मारपीट और लड़ाई की बातें करते रहते हो। चाचा जी बोल रहे हैं ना, उनकी बात सुनो, क्यों नहीं समझते? हाँ चाचा जी, आप सही कह रहे हैं। आप हम कोई लड़ाई नहीं चाहते, हम तो बस रास्ता ढूंढ रहे थे जंगल में और फिर कोशिश कर रहे थे रास्ता ढूंढने की, बस इतना सा मसला था। अयान का मुंह खुला का खुला रह गया। वह चुपचाप रिया को देखता रहा। रिया की हिम्मत बढ़ी और उसने अयान को एक नज़र घुमा कर देखा, जैसे उसे इग्नोर कर रही हो। फिर रिया थोड़ी देर बाद बड़े आत्मविश्वास के साथ कदम आगे बढ़ाते हुए चाचा जी की तरफ बढ़ी और अंदर ही अंदर डर भी महसूस कर रही थी। चाचा जी के पास पहुंचकर उसने झुकी हुई आवाज़ में कहा, देखिए चाचा जी, इस मासूम से चेहरे को, क्या मैं सच में डरावनी लग रही हूँ जो आपके गांव वाले हम पर हमला कर रहे हैं? हम तो बस यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये महाशय, वह अयान की तरफ इशारा करते हुए बोली, सॉरी, आपके गांव वाले लड़ने पर उतारू हो गए। चाचा जी रिया की मासूम बातों और उसके झुके हुए चेहरे को देख गौर से देखते रहे। फिर उन्होंने होठों पर एक हल्की सी मुस्कान लाई। उन्होंने पास आकर बड़े ही स्नेह से कहा, अरे बिटिया, तुम तो बड़ी प्यारी हो। इतनी समझदारी और इतना सलीका बहुत कम देखने को मिलता है। गांव वालों की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। शायद वो डर गए थे, अचानक चेहरों को देखकर घबरा गए होंगे, मगर अब सब ठीक है। फिर उन्होंने रिया के सिर पर स्नेह से हाथ रखा और बोले, चलो, आज हमारे साथ चलो घर, अच्छा सा खाना खाओगे। जंगल की धूल मिट्टी में वैसे भी लग ही गई होगी तुम सबको। रिया का चेहरा खिल गया। उसकी आंखों में जो डर था वो एक पल के लिए गायब हो गया और वो खिलखिलाकर हंसने लगी। खाना? हाँ बिल्कुल, मुझे तो बहुत ज़ोरों की भूख लगी है चाचा जी, और अगर दाल के साथ घी वाला चावल मिल जाए ना तो बस आज का दिन बन जाए। अयान,
जो अब तक एक कोने में खड़ा था, सब देख रहा था, हैरान था रिया ने कैसे एक पल में सारा माहौल बदल दिया। वो उसकी तरफ देखने ही वाला था कि रिया ने आंखों के इशारे से जैसे कहा, देखो, ऐसे संभालते हैं हालात। चाचा जी ने ठहाका लगाया, अरे बिटिया, घी वाले चावल भी मिलेंगे और गुड़ वाला हलवा भी। चलो अब हमारे साथ, तुम मेहमान नहीं, हमारे अपने हो। गांव वाले जो अब तक दूर खड़े तमाशा देख रहे थे, धीरे धीरे शांत हो गए। कुछ ने हथियार नीचे रख दिए, कुछ ने तो रिया को देखकर मुस्कुरा भी दिया। रिया ने पलटकर अयान को देखा और हल्के से कहा, अब चलोगे भी या फिर लड़ने की कोई और वजह ढूंढनी है? अयान बस मुस्कुराया और फिर सिर झुकाकर उसके पीछे चल पड़ा। आखिर क्या होने वाला है गांव में अयान और रिया के साथ? और ये बूढ़े चाचा अचानक से इतना प्यार क्यों दिखा रहे हैं जबकि सारे गांव वाले उनके खिलाफ थे? जानने के लिए सुनते रहिए फीलिंग फॉर माई एक्स डॉटर, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड प्लीज़ शेयर योर रिव्यूज़।